जय हिंद साथियों, हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। हमने मोर देन चीज़ों को पढ़ लिया था, चैप्टर हमारा फिनिश हो गया था। आज हमारा नया चैप्टर आप जैसा कि देख रहे हैं ऊपर क्या लिखा है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, और 9th में भी है, 10th में भी है। तो हम लोग 9th को भी कवर करेंगे, 10th को भी कवर करेंगे इसी पार्ट में, और उसमें परिणाम में वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक इसमें बिल्कुल देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। हमने शुरू से ही छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। हम पढ़ते तो लेकिन हमको पता नहीं चलता कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो आप लोग जान लीजिए कि जो गिनती होती है हमारी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे में पढ़ते हैं ना कि 100 तक, फिर 101 102, तो 1 2 3 4, इसी को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, अर्थात गिनती को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे थोड़ा सा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या, प्राकृतिक संख्या। एक चीज आपको नोट करना पड़ेगा कि मैथ में हमने बताया कि संकेत कुछ न कुछ होता है ना, क्या होता है संकेत, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स। होता क्या है, गिनती को ही हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। संकेत क्या होता है इसका, n लिखते कैसे हैं, बराबर, ये मैंने ब्रैकेट लगाया मसला, जिसको हमने नाम दिया था सेट बोलते हैं। तो क्या सेट कहाँ शुरू होता है, 1 से, क्योंकि गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसका मतलब है कि जो इसको बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। हमने क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था कि सेट क्या होता है। सेट मतलब समुच्चय, सेट मतलब समुच्चय होता है। समुच्चय क्या होता है, मैं बोलूँ कक्षा 9 या कक्षा 10 के विद्यार्थियों का समुच्चय, कक्षा 10 के विद्यार्थियों का समुच्चय, तो उसमें कक्षा 10 के ही विद्यार्थी हो, कक्षा 9 के विद्यार्थी ना हो, है ना। मैं बोलूँ कि कक्षा 10 के बुद्धिमान विद्यार्थियों का समुच्चय, ये समुच्चय नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि क्लास में बच्चे बुद्धिमान हैं या कितने बुद्धिमान हैं या सारे बुद्धिमान हैं, कोई गधा है, हम किसी को ऐसा कह नहीं सकते हैं। तो समुच्चय क्या होता है कि किसी न किसी नंबर को हम संयोजित करेंगे तो एक उसमें यूनिक पहचान हो, एक यूनिक पहचान हो, उसी को बोलते हैं समुच्चय। मैं बोलता हूँ कि मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था कि एक रेखा जो है दूसरे पर लंब है, क्या है, एक रेखा दूसरे पर लंब है। अगर ए रेखा इस पे लंब है तो क्या ए रेखा इस पे लंब नहीं है, अगर ये इस पे ऐसे लंब है तो क्या ए इस पे लंब नहीं है, अर्थात लंब होने का समुच्चय, लंब होने का एक समुच्चय इस पे बन रहा है ना। तो मेरा मतलब ये है केवल कि समुच्चय मतलब कि एक यूनिक आइडेंटिटी दिखाया, एक अद्वितीय पहचान दिखाया, उसे बोलते हैं समुच्चय, है ना गाइस। तो इसका मतलब हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ऐसा तो है नहीं गिनती कितनी होती है, ब्रह्मांड में बहुत गिनती होती है ना, 1 2 3 4 5 6। आप अगर इंडियन की बात करते हैं, भारतीय कल्चर में, तो हम बात करते हैं ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, संख्य, फिर असंख्य, ऐसे होता है, मील। और हम जब अमेरिकन कल्चर बात करते हैं, अमेरिकन एंशियंट में बात करते हैं कल्चर में, तो उसमें वहाँ पर चलता है, जैसे यहाँ पे तो करोड़ तो चलता है, जैसे हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। उसके बाद वहाँ पे होता है मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन। तो अमेरिकन कल्चर में चलता है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय की हम बात थोड़ी करें, हम तो इंडियन पढ़े हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय भी आप जानते हैं, जैसे आप यूट्यूब वगैरह देखा है या कोई ऐप भी चलाते हैं, उसमें दिखाता है ना कि इंस्टाग्राम कितने मिलियन व्यूज हो गए उसके। तो अर्थात क्या है वहाँ पे, तो अंतर्राष्ट्रीय बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसको बोलते हैं कि मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। हम बात करेंगे अपने यहाँ, तो हमारे पास कितनी संख्या होती है, संख्याओं की कोई गणना तो नहीं, हमें जितनी जरूरत होगी ब्रह्मांड में उतनी हम संख्या आवश्यक ले लेंगे। हम लिखते जाए, यहाँ से पूरी दीवार भर जाएगी, पूरी ब्लैक बोर्ड बढ़ता चला जाएगा, हम पार नहीं पाएंगे कितनी संख्या हम लिख सकते हैं। इसलिए संख्याओं की गणना
करना संभव नहीं, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी हम गणना करेंगे। इसी को बोलते हैं सेट, जो गिनती होती है उसे बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अर्थात 1 से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, अनंत तक। दूसरा मेरे पास आता है कि एक तो ये प्राकृतिक संख्या, दूसरा आता है हमारे पास पूर्ण संख्या। क्या था गाइस, पूर्ण संख्या। देखिए अगर आप इस चीज़ को जानेंगे अच्छे तरीके से तो चैप्टर में क्या है कि आप बहुत अच्छे से कर जाएंगे। मैंने नाम दिया ना वास्तविक संख्या, हम अगर इसको एक भूमिका बना के पढ़ाएंगे तो आपकी वास्तविक संख्या सब कुछ कवर हो जाएगा उसी में। तो वास्तविक संख्या क्या है, सॉरी पूर्ण संख्या क्या है, इसको लिखते हैं होल नंबर। क्या लिखते हैं गाइस, होल नंबर्स, होल नंबर्स। संकेत क्या होता है इसका, W। जो गिनती होती है अगर उसमें हम जीरो ऐड कर दें उसी को बोलते हैं हम पूर्ण संख्याएं, क्योंकि इसमें जीरो की कमी है ना कहीं। तो अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम, आप लोग डिफिनेशन पे लिख लिया करिए, यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को सम्मिलित कर दें तो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। मैं बोल रहा हूँ सम्मिलित कर दें, जोड़ना नहीं है, जोड़ तो अलग चीज़ है। मैं बोलूँ कि 1 + 0 को जोड़ो तो 1 ही होगा, मैं जोड़ नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ सम्मिलित करना, अर्थात जीरो को भी इसमें सम्मिलित कर दिया जाए, उसी को बोलते हैं संपूर्ण यानी पूर्ण संख्याएं। तो इसको लिखेंगे, इसका मैंने आपको बता ही दिया कि इसका मतलब है कि मझला कोष्ठक नहीं है, मैथ में इसको बात करेंगे हम। मैथ में है तो मझला कोष्ठक, लेकिन यहाँ बात करेंगे इस चैप्टर में कि क्या है, एक समुच्चय को शो करता है। किसको, एक समुच्चय करता है। 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके चला जाएगा हमारा इन्फिनिटी तक। ये देखिए, इसको बोलेंगे सेट ऑफ होल नंबर, अर्थात पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। मैं समुच्चय नाम क्यों दे रहा हूँ बार बार, मुझे अगर कहीं ज़रूरत होगी, कहीं मेरे किताब में क्वेश्चन दिया होगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि 1 2 3 4 है, जीरो को अगर छोड़ दो, हम ऐसे इतना हटा दें, इतनी जो संख्याएं हैं क्या है, प्राकृतिक हैं। इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन मैं फिर बोलूँ, जबकि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। अगर सभी को हम लेते हैं तो क्या सभी जीरो है, इसमें नहीं है, अर्थात सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। आप एक दूसरे में इंटर रिलेशन सीखिए, मैं बताया था, इंटरसेक्शन एक बताया था, तो आप एक दूसरे में रिलेशन सीखिए, क्या एक दूसरे में जुड़ रही हैं आपस में। तीसरा मैं बात करूंगा, होता है पूर्णांक। आपका क्या होता है गाइस, पूर्णांक। ये क्या होता है, पूर्णांक, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिसको हम प्लस माइनस में दोनों में लेते हैं। ऐसी जो पूर्ण संख्याएं जिसको हम, पूर्ण संख्या में केवल प्लस ही होता है, तो पूर्ण संख्या भी होंगी इसमें और माइनस भी साथ में ऐड होगा, उसको बोलते हैं सम्मिलित होगा, उसको बोलते हैं हम इंटीजर्स। तो जैसे मेरे पास पहचान क्या होती है इसकी, जेड। आइडेंटिटी क्या होती है इसकी, जेड। लिखते कैसे हैं, 0 +- 1 +- 2 +- 3 ... इन्फिनिटी। अर्थात इसका मतलब इसको बोलेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। इसका मतलब है अगर इसमें सेट ऑफ इंटीजर्स में बोल रहा हूँ, प्लस भी है माइनस भी है, तो अगर सबको अलग अलग एक आइडेंटिटी दे देंगे, एक अलग अलग पहचान देंगे, तो इनका नाम हो जाएगा, उसी के आधार पर इनको कई भाग में बांटते हैं, जिसको बोलते हैं कि धनात्मक पूर्णांक। अर्थात जेड के ऊपर अगर हम प्लस लगाते हैं उसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, अर्थात धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अर्थात इसको लिखते हैं धनात्मक पूर्णांक। पहला धनात्मक पूर्णांक, पहचान क्या होती है, जेड प्लस। इसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 ऐसे करके होता है धनात्मक पूर्णांक, है ना गाइस। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या, ऋणात्मक पूर्णांक। इसको क्या करें, जेड तो लिखेंगे, आइडेंटिटी है, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, माइनस, इसे बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इसमें क्या आता है -1 -2 -3 -4 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, है ना गाइस।
ये हो गया। हम बात करते हैं, एक चीज़ और आता है कि धनोत्तर पूर्णांक। क्या आता है गाइस? धनोत्तर पूर्णांक। आप लोग इतना आशा है कि नोट करेंगे, आप लोग नोट भी किया करिए, ताकि देखिए पढ़ाई क्या है ना कि अगर आप भी कुछ मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा, इसमें घाटा देने वाली चीज़ नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे? ये है धनात्मक पूर्णांक। केवल धन की बात करेंगे, धन संख्याओं की बात करेंगे, उसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब केवल हम ऋण संख्याओं की ही बात करते हैं, उसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। एक होता है ऋणोत्तर पूर्णांक और एक होता है धनोत्तर पूर्णांक। क्या होता है गाइस? एक होता है ऋणोत्तर पूर्णांक, एक होता है धनोत्तर पूर्णांक। अगर हम जब ऋणोत्तर पूर्णांक की बात करते हैं, किसकी? ऋणोत्तर पूर्णांक। अगर हम ऋणोत्तर की बात करते हैं, नाम तो है इसका, देखिए क्या, ऋणोत्तर पूर्णांक। क्या नाम है गाइस? ऋणोत्तर पूर्णांक। लेकिन बात हमने बताया था क्लास में कि नाम तो कुछ और लेकिन काम कुछ और, अर्थात ऋण के अतिरिक्त पूर्णांक को बोलेंगे हम ऋणोत्तर पूर्णांक। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ऋण के अतिरिक्त इसमें क्या है? इस पूर्णांक को ऋण के अतिरिक्त क्या बचा है? अगर ऋण को हम हटा दें तो क्या बचा है? 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, डॉट डॉट डॉट, ऐसी कई संख्याएं बचेंगी ना। इसी को हमने नाम दिया ऋणोत्तर पूर्णांक। आशा है आप लोग समझ आ रही होती बातें, है ना। आशा है कि आपको लोग समझेंगे इस बातों को कि अगर हम पूर्णांक में से ऋणोत्तर अर्थात ऋण को हटाते हैं उसको बोलते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक। अर्थात बचा मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4। अर्थात प्रत्येक ऋणोत्तर पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, है ना। प्रत्येक ऋणोत्तर पूर्णांक या ए इसके बराबर नहीं है, अर्थात प्रत्येक ऋणोत्तर पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। फिर आता है मेरे पास एक और होता है प्रश्न शब्द कि धनोत्तर पूर्णांक। धनोत्तर पूर्णांक, देखिए गाइस, नाम तो है क्या इसका? धनोत्तर जी। काम कैसा है? बिल्कुल ऋणात्मक, मतलब धन के अतिरिक्त पूर्णांक बोलते हैं धनोत्तर पूर्णांक। अर्थात इसमें देखिए आप कि इस पूर्णांक में धन के अतिरिक्त क्या बचा मेरे पास? 0 बचा है। फिर अगर धन को हटा देंगे तो माइनस वाला बचेगी संख्या ना, 0 बचा, फिर -1 बचा, -2 बचा, -3 बचा, -4 बचा, ऐसे करके कई संख्या प्राप्त होगी, अर्थात इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना गाइस। इसको बोलेंगे धनोत्तर पूर्णांक। आशा है, आई होप आप लोग इतनी बातें मेरी समझ रहे होंगे। ऐसे समझिए, एक चीज और होता है इसमें, शून्यत्तर पूर्णांक। क्या बोलते हैं गाइस उसको? शून्यत्तर पूर्णांक। अच्छा, शून्य के अतिरिक्त पूर्णांक, है ना। देखिए आप शब्दों को परखिए, शब्द ही सब कुछ बता देंगे चीजें क्या बोल रहा है उसमें। एक होता है क्या? शून्यत्तर पूर्णांक। क्या होता है गाइस? शून्यत्तर पूर्णांक, अर्थात शून्य के अतिरिक्त पूर्णांक। अब देखिए इसमें क्या बचा है? अगर शून्य को हटा दें हम तो क्या बचा? +-1, +-2, +-3, ऐसी करके कई संख्याएं होंगी, अर्थात अनंत तक जाएगी बातें। अर्थात प्लस को हटा दें तो शून्यत्तर, शून्य की अतिरिक्त पूर्णांक बोलेंगे हम शून्यत्तर, क्योंकि अगर यही मेरे पास पूर्णांक है, इसी पूर्णांक में से हम अगर शून्य को हटा दें तो जो मेरे पास बचा शून्यत्तर पूर्णांक। आई होप आप इतनी बातों को समझ रहे होंगे। अब हम एक बताते हैं चीज़ों को, आप लोग वीडियो को पॉज कर लिया करिए और मेरी बातों को सुन के आप नोट किया करिए। मैं इतना तो लिखा दिया, आप लोग लिख लेंगे, थोड़ा वीडियो पहले आप रोक के लिख लेंगे और समझेंगे भी चीज़ों को। फिर मैं बताता हूँ कि जो प्राकृतिक संख्या होती है, अब आते हैं फिर इसे शुरू से हम जो मेरे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको हम बताते जाएंगे, आप लोग एक एक करके लिख लेंगे। हम हर चीज़ को लिखेंगे तो हमारा आपका भी टाइम जाएगा, मेरा भी टाइम जाएगा, तो वीडियो जितना छोटी होगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैं बोल रहा हूँ प्राकृतिक संख्या। तो आप देख तो रहे प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से हो रही है? 1 से शुरू हो रहा है, गिनती, है ना। 1 2 3 4 5 6, अब कहाँ तक जाएगी मुझे पता नहीं, आपको भी नहीं पता, ब्रह्मांड की बहुत गिनती है, तो मुझे जहाँ तक जरूरत होगी उतना हम लिखेंगे। इसलिए मैंने एक समुच्चय के अंदर डाल दिया कि हम ब्रह्मांड जितनी गिनती है अनंत तक जाएंगे जितना मुझे जरूरत होगी। हमने नाम दिया कि एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? गाइस, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है ना। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद एक चीज आती है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये संख्या कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। अगर अनंत की बात करते हैं तो अनंत में ऐसा थोड़ी है कोई एक, अगर मैं अनंत में 1 लाख लेता हूँ तो क्या 1 लाख एक भी हो सकता है, अर्थात 1 लाख से भी बड़ी संख्या है। मैं 10 करोड़ लेता हूँ तो 10 करोड़ के ऊपर भी 1 अरब है ना। 1 अरब लेता हूँ तो 1 अरब के ऊपर भी 10 अरब है। फिर मैं 10 अरब लेता हूँ तो 1 खरब है, अर्थात निश्चित नहीं है। अर्थात कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है। आई होप आप इस पॉइंट को समझ रहे होंगे और इसको नोट भी करेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 होती है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई संख्या ही नहीं होती है।
इतना आप लोग नोट करेंगे। फिर लिखेंगे, अगला पॉइंट डालेंगे कि जो जीरो होता है हमारा, देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है, पूर्णांक, सॉरी पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या, अर्थात गिनती में अगर हम जीरो को सम्मिलित करें उसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, सेट ऑफ होल नंबर्स। फिर आता है पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स। जेड क्या है, इसको लिखते हैं जेड से, 0 +-1 +-2 +-3, अर्थात जो पूर्णांक होता है हमारा धनात्मक भी होता है अर्थात पूर्ण भी होता है और ऋणात्मक भी अर्थात ऋणोत्तर भी होता है, सॉरी धनात्मक भी होता है। इसका मतलब है कि इसमें 0 भी होगा, +-1 भी होगा। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, जो हमारा इंटीजर्स बनता है ना, देखिए आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये आप लोग लाइन आपको पता होगी ना, देखिए ये लाइन हमने बताया था ना कि ये हमारा 0 होता है, अगर इस तरह की बात करते हैं तो x होता है, इधर की बात करते हैं तो x डैश होता है, अर्थात इधर जाएंगे तो पॉजिटिव संख्या होती है। आप लोग बहुत प्यार से समझेंगे इस चीज़ को। इधर जाते हैं तो निगेटिव संख्या। इसका मतलब है इधर 0 है, इधर 1 2 3 4 5 कैसा होगा, सब प्लस का होगा, 6 7 8 9 10 11। और मैंने बताया था एरो का मतलब चले जाइए, जहाँ तो मुझे जरूरत हो मैं जाता जाऊँगा जहाँ तो मुझे जरूरत होगी, है ना। अब इधर की बात करते हैं अपने बाएं साइड की। इधर क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 चले जाइए। देखिए एरो का मतलब मैंने समझाया था कि अर्थात जो x अक्ष होता है इस पर सारी संख्याएं जो होती हैं, अर्थात जो x अक्ष हो चाहे वो हमारा y अक्ष हो, सारी संख्याएं एक माइनस इधर होता है माइनस इन्फिनिटी, इधर होता है प्लस इन्फिनिटी, अर्थात माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की संख्याओं को बोलते हैं हम इंटीजर्स। आई होप आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की संख्याओं को, अर्थात माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्याओं को बोलते हैं हम इंटीजर्स। आई होप आपको समझ में इतना आ रहा होगा कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्याओं को पूर्णांक वर्ग करते हैं, ठीक ना। अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं, z बराबर माइनस अनंत से लेकर कहाँ तक, प्लस अनंत तक, है ना। इसको हमने नाम दिया पूर्णांक। फिर मैंने बताया कि पूर्णांक के कई प्रकार हो जाते हैं। अगर मैं इतने की बात कर लूँ या इतने की बात कर लूँ या इतने की बात कर लूँ तो सबको हमने कई प्रकार से बांटा। देखिए पहले मैंने क्या होता कि धनात्मक पूर्णांक, अर्थात जो मेरे पास पूर्णांक है ना उसमें से हम केवल धन को ले लें तो उससे जो बनने वाली संख्या है उसको हम बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। देखिए मेरे पास पूर्णांक क्या थी, इतना थी, मैंने यहाँ से शुरू कर दिया, धन को ले लिया, अर्थात इस पूर्णांक में से केवल 1 2 3 4 5 ले लिया, केवल धन को ले लिया, उसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। फिर मैंने बात किया कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। मैंने केवल ऋणात्मक पूर्णांक में क्या किया कि केवल ऋण को ले लिया, ऋण संख्याओं को ले लिया पूर्णांक में से। देखिए मेरे पास पूर्णांक जो है इसमें से केवल ऋण को लेंगे तो बनेगा हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। फिर मैंने बताया कि जो पूर्णांक हमारा है अगर उसमें से मैं बात करता हूँ कि ऋणोत्तर पूर्णांक, क्या मैंने बात की, ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर मतलब ऋण के अतिरिक्त पूर्णांक, ऋणोत्तर मतलब ऋण के अतिरिक्त पूर्णांक, अर्थात क्या है, एक पूर्णांक मेरे पास दिया है, मैं बोला ऋण के अतिरिक्त पूर्णांक क्या है, ऋण को अगर हटा दोगे क्या आएगा, 0 1 2 3 4 यानी धन की संख्या आएंगी, इसको बोलेंगे ऋणोत्तर पूर्णांक। फिर आता है कि धनोत्तर पूर्णांक। क्या आता है गाइस, धनोत्तर पूर्णांक। इसका मतलब है अगर हम धन को हटा दें पूर्णांक में से उसको बोलेंगे धनोत्तर पूर्णांक, 0 -1 -2 -3 -4 इस तरह आएगी संख्या। फिर आता है शून्योत्तर पूर्णांक। मेरे पास जो पूर्णांक है अगर शून्य को हटा दें, शून्य के अतिरिक्त पूर्णांक को शून्योत्तर पूर्णांक, अर्थात इस पूर्णांक में से शून्य को हटा दें क्या हो जाएगा, -1 +-1 +-2 इस तरह की संख्या को बोलेंगे शून्योत्तर पूर्णांक। आशा है आप लोग इतनी बातों को समझ रहे होंगे, है ना गाइस। मिटाया जाए इस चीज़ को, बताते हैं कुछ नई चीज़ बताते हैं, आप लोग इतना नोट भी कर लेंगे। इस चीज़ को मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि आप लोग समझे बातों को, आप लोग चीज़ों को नोट किया करिए, है ना। और जब मैं पढ़ाता रहूँ तो उसी समय नोट कर लिया करिए, या वीडियो को थोड़ा सा रोक लिया करिए और उसी समय अपना नोट कर लें, है ना। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। इतनी बातें आपको समझ में आ गई मेरे ख्याल से। अब आते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है ना गाइस। परिमेय संख्याएं, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं, रेशनल
नंबर। ऐसी संख्याएं आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसी संख्या जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। अर्थात ऐसी संख्या जिसको हम पी अपान क्यू के रूप में लिख लेते हैं उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। और लेकिन हाँ, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, जो हमारा क्यू हो वो कभी जीरो के बराबर ना हो। अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो अनंत हो जाएगा, है ना। अगर क्यू जीरो हम रख देंगे तो क्यू अनंत हो जाएगा। अर्थात क्यू कैसा होना चाहिए, एक संख्या हो, एक पूर्णांक हो, है ना, एक प्राकृतिक संख्या हो। लेकिन एक क्यों कैसा होना चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है। अगर मैं पूर्ण की बात करता हूँ तो पूर्ण में जीरो भी होता है, पूर्णांक की बात करते हैं पूर्णांक में भी जीरो होता है। अर्थात यन केवल और केवल अगर एक प्राकृतिक संख्या है तो उस दशा में हमारा पी अपान क्यू एक परिमेय संख्या होगी अथवा नहीं होगी। मैंने बताया ना कि देखिए आपने बहुत अच्छे से इस चीज को कवर किया कि जो क्यू है डज नॉट इक्वल टू जीरो तथा क्यू बराबर एक प्राकृतिक संख्या। देखिए आपको समझ में आ रही बातें, कैसी संख्या, प्राकृतिक संख्या। क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, n बराबर जीरो नहीं होता है, इसमें 1 2 3 4 ऐसे करके कई संख्याएं हैं इन्फिनिटी तक। अर्थात इसमें क्या है कि जीरो नहीं है। अगर जीरो मैं ले लेता तो जीरो में पूर्ण भी आती है पूर्णांक भी आती है तो इसकी वैल्यू अनंत हो जाती। अर्थात क्योंकि अगर किसी भी संख्या में हम जीरो से भाग करते हैं तो कहाँ तक जाता है, ये अनंत चला जाता है, अनंत पर। अगर अनंत चला जाएगा हम उसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी मेरे ख्याल से। ऐसे एग्जाम्पल में देखता हूँ, मेरे पास एग्जाम्पल है कि 5/6 है ना, 5/6 है मेरे पास। इसमें क्यू भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। पी कुछ भी हो चल जाएगा, पी से हमें प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर हम आते हैं अपरिमेय संख्या। किसमें, अपरिमेय। अपरिमेय से पहले हम आपको बताते हैं एक पॉइंट और बताते हैं कि दशमलव हमारा जो होता है, क्या, दशमलव। आपने नाम सुना होगा, दशमलव लगाइए देखिए, पॉइंट इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइंट, है ना। इसका संकेत क्या है, एक बिंदी लगा दो, हो गया दशमलव हमारा। तो दशमलव भी हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार बच्चों, दो प्रकार का। कौन कौन सा, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। तो शांत क्या होता है, ऐसे परिमेय संख्या जिसको हम भाग देने पे आपस में ऐसे, देखो मेरे पास क्या है, एक क्या है, एक परिमेय संख्या ही तो है पी बाई क्यू, है ना। अगर हम बात करते हैं शांत की, किसकी, शांत दशमलव की, तो अगर मेरे पास कोई एक भिन्न है या कोई परिमेय संख्या है कि 3/2 है ना, अगर इसमें हम कंप्लीट भाग दे तो क्या आता है, 1.5 है ना गाइस, 1.5। अर्थात शेषफल क्या आ जाए, जीरो। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसको हम दशमलव के रूप में बदलने पर उसका शेषफल क्या आ जाए, जीरो आ जाए, अर्थात शेषफल जीरो आ जाए, उसको बोलते हैं हम परिमेय, शांत दशमलव। अर्थात इसमें संख्या की बार बार पुनरावृत्ति ना हो, उसको बोलते हैं शांत दशमलव। एक होता है हमारा अशांत दशमलव। क्या होता है बच्चों, अशांत दशमलव। ऐसी परिमेय संख्या या जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए और उसको जो है आपस में भाग देने पर अगर उसको हल करें, हम क्या करें, उसको हल करें तो उसकी वैल्यू एक नियत रूप से दशमलव के बाद वही चीज बार बार रिपीट हो, उसको बोलते हैं अशांत दशमलव। मेरे पास क्या है कि 20/6 है मेरे पास। अब आप इसको हल करिए तो क्या आएगा, 6×18। फिर मेरे पास दशमलव बढ़ाया हमने, क्या बचा मेरे पास, अगर मैंने 6×18 हो गया, मैंने दशमलव बढ़ाया, 2 बचा था मेरे पास, मैंने इसको काटा था ना, मैंने इसको भी काट दिया, 6×18 2 बचा, यानी 6×18 6×18 6×18। बार बार इस चीज की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। अर्थात एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, उसके ऊपर लगा देंगे बाहर। अर्थात जब किसी संख्या के अंक बाद, किसी संख्या के बाद दशमलव संख्या के बाद, किसी दशमलव संख्या के बाद, है ना, किसी कोई मेरे पास कोई संख्या लिखिए उस और दशमलव लग जाए, उसके बाद जो संख्याओं की अगर पुनरावृत्ति होती है तो उसको बोलते हैं अशांत दशमलव। अगर पुनरावृत्ति नहीं होता तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव। आई होप इतना आप लोग बातें समझ रहे होंगे। फिर हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जो हमारा उद्देश्य है बताने का।
एक मेरे पास हो गया परिमेय, एक होता है अपरिमेय संख्या। कैसी? अपरिमेय संख्या। किसी संख्या को अगर मेरे पास क्या है, रूट है, रूट मैंने माना n, n कब अपरिमेय संख्या होगी? n तब अपरिमेय संख्या होगी जब n डज नॉट इक्वल टू पूर्ण वर्ग, जब n पूर्ण वर्ग ना हो, जब n डज नॉट इक्वल टू पूर्ण वर्ग, जब n पूर्ण वर्ग ना हो। दूसरा केस है कि n एक प्राकृतिक संख्या में, कैसी संख्या? n एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए हमारी, n एक प्राकृतिक संख्या हो। ये दो केस आपको याद रखना है। अर्थात मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्या लेता हूँ एग्जांपल के मेरे पास √5 तथा n अभाज्य भी हो, n अभाज्य हो, मैंने अभाज्य हो, मैंने लिया n बराबर 2 ले लिया, है ना। इसको हम बाहर कर सकते हैं क्या? मेरे पास अगर n बराबर होता है √4, इसका तो बाहर हो जाता 2, लेकिन अगर मेरे पास यही लिखा है n बराबर 2, ये बाहर तो जा नहीं सकता, है ना। ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, अर्थात ये क्या है, कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। दूसरी क्या है, मैं लेता हूँ n बराबर 3 ले लिया, मैंने ले लिया n बराबर 4। अगर मैं 4 लेता तो 4 बाहर चला आता, पूर्ण वर्ग है ना, 2 दूनी 4, 2 बाहर चला आता, तो मैं नहीं लूँगा, अर्थात 5 लूँगा। अब बात को मेरी समझ में अपरिमेय क्या होती है कि n डज नॉट इक्वल टू पूर्ण वर्ग, n पूर्ण वर्ग के बराबर ना हो, n एक प्राकृतिक संख्या और साथ में n अभाज्य हो, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। आई होप इतनी आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो अब आप अपनी हम मंजिल की ओर पहुंच रहे हैं, आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक के थोड़ा अपने उद्देश्य की ओर अब हम पहुंचे हैं। हमारा जो मेन टॉपिक था वहाँ पे इतनी बातों को चर्चा करने के बाद हम पहुंचे हैं, लेकिन हाँ अब पहुंचे तो हैं, लेकिन खतरनाक हमारी एंट्री होगी, क्योंकि हमने भूमिका बहुत अच्छे से बना ली चीज़ की, क्योंकि भूमिका यह चीज़ की जान होती है। अब आती है हमारी वास्तविक संख्या। क्या आती है गाइस? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अब देखिए वास्तविक संख्या होती क्या है। मैंने बताया कि परिमेय, आपको पता चल गया परिमेय क्या होती है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, तथा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को ही बोलते हैं हम रियल नंबर्स। अर्थात रियल नंबर कैसा होना चाहिए कि वो परिमेय, मतलब परिमेय क्या होता है? जो p/q के फॉर्म में लिखा हो। तो क्या प्राकृतिक आपने पढ़ा ना? प्राकृतिक अगर मेरे पास लिखा है, मैंने n बात की, n नंबर क्या है? प्राकृतिक नेचुरल नंबर। मैंने बात की 1 2 3 ऐसे करके बात की ना। मैंने फिर बात की कि होल नंबर पूर्ण वर्ग w 0 1 2 3 ऐसे करके मैंने बात की। फिर मैंने बात की z, है ना, 0 ±1 ±2 ऐसे करके मैंने बात की। अर्थात जो मेरे पास, आप ध्यान दीजिए कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक हो, प्रत्येक क्या होती हैं? एक परिमेय संख्या होती है। क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है ना। तो मैं बात करता हूँ, अगर मेरे पास जैसे क्यों? क्योंकि अगर हम देते हैं कि n में अगर मैंने 1 ले लिया, क्या 1 के नीचे 1 नहीं होता है? अगर किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा करें या 1 से भाग दें तो संख्या मुझे वही प्राप्त होती है। अगर 2 में पास लिखा है, 2 में अगर 1 से भाग दे दें तो 2 ही प्राप्त होगा। अगर मैं 3 में 1 से भाग दे दूं तो 3 ही प्राप्त होगा। ऐसा p/q के रूप में तो मैं लिख ले रहा हूँ, कितना? p/q के मैं फॉर्म में लिख ले रहा हूँ, p/q के रूप में मैं लिख भी रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। ठीक गाइस? अर्थात चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे पूर्णांक हो, तथा अपरिमेय, चाहे √5 हो, √2 हो, √3 हो, √7 हो, √11 हो, √13 हो, है ना, उन सबको अगर मिला दिया जाए उसी को बोलते हैं हमें अब वास्तविक संख्या। उसी को क्या हमने नाम दिया? वास्तविक संख्याएं। तो आपको हेडिंग क्या लिखेंगे, क्या कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को ही बोलते हैं वास्तविक संख्या। अर्थात परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। है ना गाइस? नाम नोट कर लीजिएगा। देखिए आज फर्स्ट लेक्चर था हमारा, तो मेरा लगता है आज इतना ही रखा जाए। आपको बेसिक बिल्कुल तरीके से समझेंगे ताकि क्लास में हम आए तो चीज़ों को बेहतर तरीके से बताएं, है ना। और इसी के साथ अब
पार्ट 1 था एक नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का है पार्ट 1 था, भाग 1 था। और नेक्स्ट पार्ट हम अगले दिन कवर करेंगे। और इसी के साथ मैं एक लाइन बोलता हूँ आपके साथ, और मैं उस लाइन को दोहराऊँगा ताकि आप लोगों में एक जुनून आए। आप लोग मेहनत करिए, यूँ ही आगे बढ़ते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। कहते हैं ना कि जब आँखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।